नमस्कार साथियों। आज 30 जून 2024 संडे 2 बजे। आज का हमारा प्लान था, जैसा कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग कर रहे हैं, कि जितने भी पैथोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, सारे तरह के एक्सरे, ईसीजी, सोनोग्राफी, एमआरआई, इन सबको धीरे धीरे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछले 2 हफ्तों में हमने सीबीसी रिपोर्ट के बारे में समझा। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है, उसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में समझते हैं। ये एक कॉमन टेस्ट है जो लगभग प्रत्येक डॉक्टर करवाता है। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे अगर प्रायोरिटी देखें तो एक आता है एलएफटी, जिसको कि लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्पेशली लिवर के लिए कराया जाता है। तो अभी बात करेंगे कैसे कैसे कंडीशन में कराया जाता है और लिवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उनका नॉर्मल रेंज क्या है, वो घट जाएंगे तो क्या दिक्कत होगा या बढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत होगा। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि एक हमारे पास पेशेंट आया, तो हम कैसे समझेंगे कि इनको एलएफटी टेस्ट कराना ज़रूरी है। एक तो वो एलएफटी टेस्ट करा के हमारे पास लेके आए, तो हमें देखना है कि क्या कम है क्या ज़्यादा है। लेकिन पहली बार पेशेंट आया कुछ सिम्टम लेके, उसके पास कोई भी कागज़ नहीं है। अभी अपने को उसको जब डायग्नोस करना है तो कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहला तो हो गया बॉडी कलर। जो बॉडी का कलर है, खास करके स्किन, चमड़ी जो है, यूरिन है, पेशाब है, आँखें हैं, नाखून है, ये सब पीला होने लगेगा। अब ये पीलापन पे डिपेंड करता है। अगर प्रॉब्लम थोड़ी सी है तो हल्का पीला होगा, प्रॉब्लम ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा पीला होगा। तो पहला सिम्टम तो ये है। बीच बीच में कभी कभी या हमेशा हल्का हल्का या तेज पेट में दर्द रहना। अक्सर किसी को पेट में दर्द रहता है किसी भी पोर्शन में। जरूरी नहीं कि हम पेन पॉइंट लीवर को चेक करें तो लीवर ही, अगर म्यूकस में भी दर्द है और कंटिन्यूस रह रहा है, या फिर राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी पॉइंट में दर्द है, कंटिन्यूस रह रहा है, या रुक रुक के बीच बीच में होते रहता है, तो हमें एलएफटी कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अक्सर उल्टी होना, बेचैनी जैसा होना, कभी कभी लूज मोशन होने लगना बिना किसी कारण के। एक तो होता है कि चलो बाहर कुछ गड़बड़ खा लिया, लूज मोशन होने लगा, अच्छी बात है। लेकिन एवं कभी कभी लूज मोशन होने लगा तो उस समय हम लोग को एलएफटी कराने का ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा बार बार किसी को हैवी फीवर, बहुत तेज़ बुखार आ जा रहा है, तो भी हम लोग एलएफटी टेस्ट करवाते हैं। तो ये कुछ बातें थी सिम्टम्स की, कि किसके अंदर क्या क्या लक्षण दिखेगा तो हमें समझना चाहिए कि एलएफटी कराना है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके पैरामीटर्स। हम लोग एलएफटी टेस्ट कराते तो शुरू से लेकर लास्ट तक 15-20 चीज़ें उसमें लिखी रहती है, हमारे काम की बिल्कुल नहीं है। वो बहुत डीप केसेस में देखा जाता है। हमारे लिए 4 या 5 चीज़ें ही महत्वपूर्ण होती है, जिसके बारे में हम लोग समझ लेंगे। तो सबसे पहले होता है एएसटी। अभी ये एएसटी क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज, किसी भी मेडिकल टर्म के लास्ट में एज रहेगा। एज मतलब AGE नहीं, ASE, एज, जैसे एमाइलेज, लाइपेज। तो किसी भी चीज़ के नाम के लास्ट में एज रहता है, दैट मीन्स वो एक एंजाइम है। तो हमारा लीवर भी 2 तरह का एंजाइम बनाता है, एक AST और एक ALT। AST मतलब हो गया एस्पारेट अमीनो ट्रांसफरेज, जिसको कि हम लोग आम भाषा में SGOT कहते हैं। SGOT, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जिलेटिक ट्रांसमिनेज, ये इसका फुल फॉर्म है। आपको स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आ जाएगा। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 15 से 40 यूनिट। ये mg और ये सब में नहीं होता है, लीटर में नहीं होता है, इसका यूनिट होता है। तो 15 से 40 यूनिट है, तो ये नॉर्मल है। पर लीटर में 1 लीटर ब्लड के अंदर 15 से 40 यूनिट होना चाहिए। अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो प्रॉब्लम है। इसके बारे में अभी कुछ और भी खास बात बताऊंगा, लेकिन इसके बाद दूसरा सेकंड नंबर का जो है वो है ALT। ये क्या है? एलानाइन ट्रांसमाइनेज।
या इसको SGPT भी कहते हैं, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेस। इसका नॉर्मल रेंज 10 से लेके 50 तक यूनिट होता है पर लीटर में। अभी मैंने बताया कि ये दोनों एंजाइम है और ये लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? हेपेटिक सेल द्वारा। अभी यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी का SGPT अप या डाउन है तब तो पक्का है कि लीवर में प्रॉब्लम है, लेकिन किसी के SGOT में प्रॉब्लम है, कम है या ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये लीवर की प्रॉब्लम के कारण ही है। इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? तो इसको एक लाइन में अगर समझना है तो ये समझिए कि SGPT जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर में बनता है। तो अगर SGPT कम या ज़्यादा हो गया इसका मतलब प्रॉब्लम लीवर में है। लेकिन SGOT जो है वो लीवर में तो बनता है, 70-80% बनता है, लेकिन लीवर के अलावा ये अन्य दूसरे सेल्स में भी बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह की। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या हर सेल में बनता है, तो वैसे ही SGOT जो है ये दूसरे सेल्स में भी बनता है। तो अगर SGOT कम या ज़्यादा हो गया इसका मतलब पक्का नहीं है कि लीवर में ही प्रॉब्लम है। लीवर में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो SGPT भी घटेगा या बढ़ेगा। SGPT ठीक है और SGOT अगर गड़बड़ है तो फिर हमें और भी दूसरे टेस्ट कराने पड़ते हैं। मतलब उसका मतलब सीधा सा हो गया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लीवर में प्रॉब्लम है, वो कहीं भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो सारे सेल्स में बन रहा है। हाँ, अगर लीवर जो 70-80% बनाता है वो नहीं बनाएगा तो जाहिर बात है SGPT भी नहीं बनाएगा। तो SGPT भी घटा हुआ आएगा, SGOT भी घटा हुआ आएगा, या SGPT बढ़ा आएगा तो SGOT भी बढ़ा हुआ आएगा। लेकिन अगर सिर्फ SGOT घटा या बढ़ा आता है तो ये पक्का नहीं है कि लीवर में ही प्रॉब्लम है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन हाँ, SGPT बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब 100% श्योर कि ये लीवर का प्रॉब्लम है। अब इन दोनों की बात बता रहा हूँ कि अगर घट गया तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बस थोड़ा ये होगा कि भूख नहीं लगेगा, कम भूख लगेगा अगर इनका लेवल कम हो गया तो। लेकिन अगर बढ़ गया तो क्या होगा? तो वो जो मैंने सिम्टम्स बताया, पेट दर्द, भूख ना लगना, मुंह सूखना, कई लोगों को जॉन्डिस भी हो जाता है, पीलिया, जी घबराना, उल्टी होना, ये सब चीज़ें होते रहती है। अभी आज से ये भी चीज़ मैंने स्टार्ट करा कि हर एक क्लास के बीच में हम लोग जब ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं ना कि क्या ट्रीटमेंट देना है, तो इसके साथ ये भी समझेंगे कि क्यों देना है। अभी एलोपैथी की अगर बात करें तो SGOT या SGPT कोई भी बढ़ा हुआ रहता है तो नॉर्मली एलोपैथी में 2 तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक कैप्सूल देते हैं UD लिव 300 mg की, और अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो लिव 52 का सिरप आता है वो दिया जाता है। अभी आप देख सकते हो कि इसमें इन्होंने UD लिव या लिव 52 सिरप का इस्तेमाल किया है। हम न्यूरोथेरेपी में क्या करेंगे? हम न्यूरोथेरेपी में लीवर को एक्टिवेट करेंगे। अभी लीवर को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 पॉइंट लीवर 6 बार हमें देना पड़ेगा। इसके साथ साथ वेटर प्लस न्यूगॉल इसका भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये SGPT और SGOT की बात रही, मेन यही दोनों होता है। इसके बाद एक होता है ALP। अब जल्दी कहीं ALP लिखा हुआ नहीं मिलता है, इसका फुल फॉर्म ही लिखा रहता है अल्कलाइन फॉस्फेट। अभी अल्कलाइन फॉस्फेट अगर बढ़ा हुआ किसी का आता है तो जनरल सी बात है, समझ में आ रहा, ब्लड में अल्कलाइन का लेवल बढ़ गया है, अल्कलाइन का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा, अल्कलाइन फॉस्फेट बढ़ा हुआ है तो उस बंदे को UDF भी आएगा। तो इसको क्योर करने के लिए, अल्कलाइन फॉस्फेट को कम करने के लिए हम लोग UDF ट्रीटमेंट या फिर HCl ट्रीटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा चीज़ रहा अल्कलाइन फॉस्फेट। अल्कलाइन फॉस्फेट के विषय में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब जो चौथा चीज़ आ रहा है ये मेन है, ये है बिलीरुबिन। अभी इसका नाम तो सभी ने सुना होगा। पहले बिलीरुबिन का नॉर्मल टेस्ट होता था 0.1 से लेकर के 1.2 mg पर डेसीलीटर, मतलब 0.1 से लेके 1.2 तक होना चाहिए। लेकिन अभी क्या किया गया है कि इसमें तोड़ फाड़ कर दिया है लोग इन्होंने। अब ये क्या करते हैं, एक डायरेक्ट बिलीरुबिन, एक इनडायरेक्ट बिलीरुबिन और एक टोटल बिलीरुबिन। तो हमें टोटल बिलीरुबिन से मतलब है।
बाकी समझ लेते हैं तीनों का रेंज। तो नॉर्मल का जैसे मैंने टोटल का बताया 0.1 से लेके 1.2 mg/dl होता है। अगर डायरेक्ट की बात करें तो ऐसा है कि डायरेक्ट बिलिरुबिन होना ही नहीं चाहिए ब्लड के अंदर। थोड़ा बहुत होता है तो ठीक है, रहता है तो इसलिए इसका नॉर्मल रेंज है 0 से लेके 0.2 mg तक। 0.2 mg तक है तो ठीक है, 0.2 mg से अगर ज़्यादा है तो डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की, तो इसका भी नॉर्मल रेंज है 0.2 से लेके 0.8 तक, मतलब 0.2 से लेके 0.8 तक mg/dl डेसीलीटर। इन दोनों को टोटल करके आता है टोटल बिलिरुबिन। तो अपने को टोटल बिलिरुबिन से ही मतलब है। अच्छा, ये बिलिरुबिन होता क्या है? ये एक पीला तरह का पिगमेंट होता है, ये कोई लिक्विड नहीं है, ये रेत की तरह या समझो नमक की तरह दानेदार चीज़ है, इसीलिए इसको येलो पिगमेंट कहते हैं। अच्छा, ये आता कहाँ से है? तो जो भी आरबीसी 120 दिन पूरा हो गया, स्प्लीन क्या करता है, उसको मार के लीवर में भेज देता है। अब लीवर क्या करता है कि जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसकी डेड बॉडी के अंदर, तो बाकी चीज़ों को तो फेंक देता है, लेकिन एक होता है ना, हम लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं तो आँखें निकाल के, दिल निकाल के, फेफड़ा निकाल के, लीवर निकाल के रख लेते हैं, किडनी निकाल के किसी और को लगाया जा सके। तो अपना लीवर भी यही काम करता है। जो आरबीसी डेड हो गया है उसका जो बेकार का चीज़ है उसको तो स्टूल के द्वारा बाहर निकाल देता है, स्टूल भी पीला हो गया, यूरिन भी पीला हो गया, और बाकी चीज़ें जो है हीमोग्लोबिन वगैरह है इसको वो रख लेता है अपने पास। ठीक है, तो अब बिलिरुबिन का थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि बढ़ जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा तो क्या होगा। तो एक इंग्लिश का टर्म है हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। तो जहाँ भी लिखा रहेगा हाइपर बिलिरुबेनिया तो मतलब समझ लेना बढ़ गया है, बंदे को जॉन्डिस हो चुका है या होने वाला है, या जॉन्डिस का खतरनाक कंडीशन है। और घटने पे हाइपोबिलिरुबेनिया। तो ये घटता बढ़ता क्यों है? घटता तो नहीं है, नॉर्मली बिलिरुबिन बढ़ जाता है। तो क्यों बढ़ता है, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा मैंने क्या कर दिया कि मेरे लिवर में बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ गया? तो कुछ कारण है जिसके कारण होता है। पहला तो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी भी तरह का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा। जैसे एक चीज़ बताता हूँ, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी होती है ना, वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। अब टीबी तो कहीं भी हो सकता है, मैक्सिमम फेफड़ों में होता है, लंग्स में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। किसी को लिम्फ नोड्स में भी हो सकता है, आर्म पिट में हो सकता है, ग्रोइन एरिया में हो सकता है, कहीं भी हो, बोन में हो सकता है, बोन टीबी भी होता है। तो कहने का मतलब ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। तो कोई भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, चाहे शरीर के किसी भी अंग में हो, तो वो बैक्टीरिया को मारने के लिए लीवर जो है ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बनाने लगता है। सेम यही चीज़ है बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या वाला। अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया तो भी बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। किसी को अगर अनीमिया है, खून की कमी है, तो भी बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। इसके अलावा किसी को अगर ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो भी बिलिरुबिन बढ़ता है। और सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है केमिकल टॉक्सिसिटी। अभी ये केमिकल टॉक्सिसिटी क्या है? कोई भी ऐसा दवाई, हमने कोई मेडिसिन ले लिया, या बहुत ज़्यादा शराब पी लिया, या किसी भी तरह का ऐसा केमिकल जो हमारे शरीर के लिए जहरीला है, वो एक लिमिटेड मात्रा से ज़्यादा हो गया तो उसको केमिकल टॉक्सिसिटी कहते हैं, और इस कारण से भी बिलिरुबिन बढ़ जाता है। अब इसको है कि बढ़ गया है तो कैसे इसको कंट्रोल करें? तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? सबसे पहला वो क्या करेंगे, मल्टीविटामिन की टैबलेट दे देंगे। सबसे पहला काम, अपन मल्टीविटामिन का ट्रीटमेंट दे देंगे, अपन 4 पिट वाला मल्टीविटामिन का ट्रीटमेंट देंगे। सेकंड नंबर पे डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी मतलब जिसका भी बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है उसको कम से कम दिन का आधा घंटा धूप में बैठना है। अब जब भी कंफर्टेबल हो, ऐसा नहीं कि दोपहर 12 बजे जाकर धूप में बैठ जाएं, वैसा नहीं करना है। जब भी सूटेबल हो, आरामदायक हो, उस समय लगभग आधे से 1 घंटा धूप में बैठना है। इसको कहते हैं फोटोथेरेपी, ये करना है। तीसरा चीज़ है फ्लूइड मैनेजमेंट। फ्लूइड मैनेजमेंट क्या करना है कि देखो, जब भी बिलिरुबिन बढ़ेगा, बंदे को उल्टी हो रहा है, दस्त हो रहा है, मुंह सूख रहा है, मतलब कुल मिला के बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, लिक्विड का मात्रा कम हो गया है।
तो अपन क्या करते हैं, लिक्विड का मात्रा बढ़ाने के लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। अब बंदे को उल्टी दस्त हो रहा और पानी पिला दोगे और उसको काम खराब हो जाएगा। तो फ्लूइड को मैनेज करना है, बॉडी के अंदर फ्लूइड को बढ़ाना है, लेकिन डायरेक्ट पानी नहीं पिलाना है। उनको इलेक्ट्रोल का पानी दे सकते हैं या किसी फ्रूट का जूस वगैरह दे सकते हैं, हर तरह के फ्रूट का जूस दे सकते हैं, बट ये देखिएगा हाइजीनिक होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। पहले हम लोग सुना करते थे कि किसी को जॉन्डिस वगैरह हो जाए, पीलिया हो जाए, तो गन्ने का रस बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल फ़ायदा होता है, लेकिन उस गन्ने को अपने घर में ले आओ, रस निकालो तो फ़ायदा करेगा। ठेले पे हम लोग 10 रुपये 20 रुपये का जो गिलास पीने जाते हैं वो बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं होता है। तो जिस चीज़ का जूस वगैरह घर पे बना सके, चाहे आप मौसम्बी का बनाओ, अनानास जो पाइन एप्पल है इसको थोड़ा अवॉइड करना। बाकी पोमेग्रेनेट है, अनार है, एप्पल है, बनाना शेक है, कुछ भी, इनको लिक्विड को, जो बॉडी के अंदर लिक्विड है, इसको मैनेज करना है। और जैसा कारण में मैंने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो अपने को पता है अगर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हमें देखो 1 पॉइंट लीवर है, वेटर प्लस न्यू गॉल है, ये तो यही है, बिलीरुबिन बढ़ा है, तो हमें मल्टीविटामिन भी देना है। और अगर कहीं वायरल इन्फेक्शन है तो हमें वायरल ट्रीटमेंट भी देना है। तो ये था बिलीरुबिन। अब लास्ट एक 5वां नंबर आता है प्रोटीन। लीवर में हमारे 2 तरह का प्रोटीन पाया जाता है, एक है एल्ब्यूमिन और दूसरा है ग्लोबुलिन। ये दोनों को मिला के होता है टोटल प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन का जो नॉर्मल रेंज है 3.5 से 5.2 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब 1 डेसीलीटर में, मतलब 100 ml ब्लड के अंदर 3.5 से 5.2 ग्राम तक एल्ब्यूमिन है तो ठीक है। अगर इससे कम ज़्यादा है तो गड़बड़ है। और वैसे ही ग्लोबुलिन की बात करें तो ये 1.8 से 3.6 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। और ये एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन मिला करके जो टोटल प्रोटीन होता है उसका रेंज है 6.5 से लेके 8.5, मतलब 6.5 से 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन है तो ठीक है। अब इनमें से दोनों एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के अलग अलग बातें कर लेते हैं कि घटने बढ़ने पर क्या होता है। तो एल्ब्यूमिन बढ़ जाएगा तो हाइपर एल्ब्यूमिनिया, घट जाएगा तो हाइपो एल्ब्यूमिनिया। अच्छा, ये बढ़ने पे समझ कैसे आएगा? तो एक चीज़ है, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा है, वही बात है, बार बार मुंह सूखना, बार बार प्यास लगना, या बहुत सीवियर डायरिया हो गया, लूज मोशन हो रहा है बिल्कुल पानी की तरह पिचकारी, उसको सीवियर डायरिया कहते हैं, तो वैसा हो गया, इसका मतलब एल्ब्यूमिन बढ़ गया है। और कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, समझो कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का डाइट लेते हैं, आजकल जिम में जा रहे हैं तो वो प्रोटीन पाउडर वगैरह ऐसा वैसा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्रोटीन खा रहे हैं तो भी हमारा एल्ब्यूमिन बढ़ सकता है। अच्छा, घटता क्यों है, हाइपो एल्ब्यूमिनिया क्यों हो जाता है? तो अगर लीवर में किसी तरह का बीमारी रहेगा, किसी भी तरह का इन्फेक्शन रहेगा तो एल्ब्यूमिन जो है वो कम हो जाएगा, या किडनी में किसी तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। अगर किसी के LFT रिपोर्ट में एल्ब्यूमिन कम आता है तो जैसा मैंने बताया, कम क्यों होता है, लीवर के कारण भी हो सकता है, किडनी के कारण भी हो सकता है, तो हमें कंफर्म नहीं है कि लीवर के कारण हो रहा है, किडनी के कारण हो रहा है। तो अगर किसी का एल्ब्यूमिन घटा हुआ है, कम है, तो लीवर के लिए तो हमने LFT करा लिया, पता चल गया कि हाँ एल्ब्यूमिन कम है। अब हमें किडनी का भी टेस्ट कराना पड़ेगा, जो अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे, KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। उसमें भी अगर गड़बड़ आ रहा है तो इसका मतलब किडनी में गड़बड़ है, लीवर का दोष नहीं है। तो ये हो गया एल्ब्यूमिन का घटने बढ़ने पे। और इसी का जो सेकंड पार्ट है ग्लोबुलिन, ये सबसे मेजर चीज़ है। ये बनता तो लीवर में है, परंतु इसका काम क्या है, रोगों से बचाना। पूरे लीवर में सबसे ज़्यादा ग्लोबुलिन ही बनता है। और ग्लोबुलिन भी 3 तरह का होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। इन तीनों के डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, बस ये समझ लेना है कि हमें रोगों से बचा के रखते हैं। अगर ग्लोबुलिन किसी का बढ़ गया तो क्या होगा, बढ़ गया तो समझ लो कि एक्यूट इन्फेक्शन, बहुत खतरनाक वाला इन्फेक्शन आ जाएगा। तो उससे लड़ने के लिए
ग्लोबुलिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कई बार उनके रिपोर्ट्स में भी ग्लोबुलिन बढ़ जाता है। तीसरा सबसे खतरनाक चीज है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल मतलब एक से अधिक जगह, माइलोमा मतलब कैंसर। किसी भी बंदे को अगर कैंसर हुआ है रहेगा तो उसकी ब्लड में भी ग्लोबुलिन की मात्रा बढ़ी हुई रहेगी। इसके अलावा जाहिर सी बात है लीवर में किसी भी तरह का कोई बीमारी है तो भी ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ आएगा। और अगर ग्लोबुलिन घटा हुआ आ रहा है, कम आ रहा है, वैसे तो बाकी चीज़ें बताया मैंने कि कम हो जाए तो ज़्यादा लफड़ा नहीं है, लेकिन ये प्रोटीन वाला दोनों है ना, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये कम हो जाए तो भी दिक्कत है, कम हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत है। अभी ग्लोबुलिन कम हो जाएगा तो क्या इसका मतलब है कि पल्मोनरी इन्फेक्शन। ये पल्मोनरी इन्फेक्शन क्या होता है? तो हार्ट से जो ब्लड लंग्स की तरफ जाता है या लंग्स से जो ब्लड हार्ट की तरफ आता है, इस रास्ते को पल्मोनरी ट्रैक कहते हैं। हार्ट लंग्स को ब्लड भेज रहा है, लंग्स हार्ट को भेज रहा है। इस रास्ते के बीच में कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ग्लोबुलिन घट जाएगा। किसी तरह का पैरासाइट, परजीवी का इन्फेक्शन हो जाए, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं, चाहे वो टेप वर्म हो, रिंग वर्म हो, किसी भी तरह का, या किसी भी तरह का पैरासाइट का दाद खाज खुजली हो जाता है इन्फेक्शन के कारण, तो जब भी पैरासाइट इन्फेक्शन होगा तो ग्लोबुलिन कम हो जाएगा। तीसरा बात कि पेट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो या पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का स्टमक इन्फेक्शन हो जाएगा तो समझ लीजिए कि ग्लोबुलिन कम हो गया है। अभी अपने LFT टेस्ट में यही कुछ चीज़ें हैं जो अपने काम की है। इसके विषय में हमने डिटेल्स में बात करी। इनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम आता है तो 1 पॉइंट लीवर 6 बार और वेटर प्लस न्यूगल तो देना ही है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि बिलीरुबिन के केस में हमें मल्टीविटामिन और वायरल ट्रीटमेंट भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। अब एल्बुमिन और ग्लोबुलिन के घटने या बढ़ने का क्या क्या चीज़ मैंने रीज़न बताया। अब किसी को ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ है, उसको RA है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो समझना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण ही ग्लोबुलिन बढ़ा हुआ है। तो अपने को ग्लोबुलिन के लिए अलग से कुछ नहीं करना है, अपने को रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ट्रीटमेंट देना है। अभी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, किताबें तो सभी पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा, आप सभी ने भी पढ़ा है। हम जो देखते हैं कि किसी को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो बस आते ही न्यू स्टार मॉडिफाइड दे दिया हमने। हालांकि बुक में लिखा हुआ है कि चेक करो उनको UDF आता होगा, पहले UDF ट्रीटमेंट देना है, लेकिन बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अपन को पता कैसे करेंगे किसी का रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और ग्लोबुलिन भी बढ़ा हुआ है? ग्लोबुलिन मतलब एक तरह का प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब वो बंदे को UDF आएगा। तो ऐसे क्षेत्र में हमें UDF फार्मूला का भी यूज़ करना रहता है। तो उम्मीद करता हूँ ये LFT के लेकर के हमने छोटा सा जो सेशन किया आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगले संडे को हम लोग KFT अर्थात किडनी फंक्शन टेस्ट की बात करेंगे। और हाँ, ये जो लाइव क्लासेस होती है इसकी रिकॉर्डिंग आपको 1 हफ्ते के बाद, जैसे कि ये आज 30 जून का ये सेशन है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको 6 या 7 जुलाई जो भी अगला संडे पड़ेगा उस संडे को आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बाकी अभी ये सारा कुछ ऑडियो क्लिप सुनने के बाद अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह का कुछ सवाल आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के इस सेशन से आपको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नया नॉलेज मिला, ये भी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। स्क्रीन के नीचे मेरा WhatsApp नंबर भी दिख रहा होगा। किसी भी तरह का कोई पेशेंट का क्वेरी होता है, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने नाम एड्रेस के साथ पूरा डिटेल्स मेरे को भेजिए, मैं वो भी आपको हेल्प करूँगा उसको समझने में या उसको क्योर करने में। तो मिलते हैं अगले संडे को किडनी फंक्शन टेस्ट के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।